नमस्कार, मैं पंकज जी मित्तल स्वागत करता हूँ आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानीवाड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में। ई कॉमर्स है, सोशल वेबसाइट है, इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना पार्ट, थ्योरी का पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट क्या है, ठीक है। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है। देखिए, इंटरनेट का अनुप्रयोग। इंटरनेट हमें बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे ऑनलाइन कुछ खरीदना, बेचना या ईमेल, ब्लॉगिंग, शॉपिंग, मनोरंजन इत्यादि। यानी इंटरनेट हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है और इन्हीं सुविधाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर, कॉमर्स का मतलब व्यापार, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार होता है इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार। इसके माध्यम से हम ऑनलाइन उत्पादों की खरीदारी, बिक्री कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन उत्पादों को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। एक पारंपरिक खुदरा के मुकाबले यह ऑनलाइन खुदरा 24 घंटे सेवा उपलब्ध होता है। यानी जो ई कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो व्यापार होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, ये 24 घंटे खुला रहता है। यानी रात को भी हम इसमें से शॉपिंग कर सकते हैं, अपना जो आइटम बुक कर सकते हैं। जबकि खुदरा में अपने को केवल दिन में ही सुविधा होती है खरीदारी करने की, रात में जो है वो मॉल वगैरह, दुकान वगैरह बंद होती हैं। इसके लिए हमें किसी जगह को खरीदना नहीं पड़ता। इसमें पूरा काम ऑनलाइन होता है। यानी इसमें व्यापार करने के लिए अपने कोई जगह खरीद कर उसके अंदर सामान रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सारा काम ऑनलाइन होता है और इसकी पहुंच दायरा बहुत बड़ा होता है। अपने जो फिजिकल शॉप होती है उसका दायरा तो एक शहर तक सीमित होता है, लेकिन ऑनलाइन का दायरा बहुत बड़ा होता है। पूरे विश्व में या पूरे देश में या पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ हो सकता है, ठीक है। तो हम ई कॉमर्स के प्रकार पढ़ते हैं अब। ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से हैं। ई कॉमर्स के प्रकार, सबसे पहला है व्यापार से उपभोक्ता, बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C। इसका सही नाम क्या है, B2C। यानी बी का मतलब बिजनेसमैन या कंपनी, सी का मतलब कस्टमर बोल सकते हैं अपन। यानी जब कंपनी डायरेक्ट सीधा कस्टमर्स को सामान बेचती है तो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। यानी इसमें एक कंपनी के द्वारा ग्राहकों को सामान बेचा जाता है। इसमें क्या है, बी का मतलब बिजनेसमैन या कंपनी और सी का मतलब कस्टमर यानी ग्राहक। यानी इसमें डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को माल बेचा जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। ये जो ऑनलाइन अपनी साइटें हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये सीधी कंपनियां हैं। वो अपने पास प्रोडक्ट है वो बेचती है, सामान है जो बेचती है। बीच में किसी डीलर की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कंपनी द्वारा सीधे ग्राहक को माल बेचना। दूसरा है व्यापार से व्यापार, यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें एक कंपनी ही दूसरी कंपनी को माल बेचती है। इसमें कस्टमर का कोई रोल नहीं होता। यानी एक बिजनेसमैन ही दूसरे बिजनेसमैन को माल देता है। इसमें किसी कंपनी के द्वारा उपभोक्ता को सामान नहीं बेचा जाता, बल्कि किसी दूसरी कंपनी को बेचा जाता है। यानी इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को माल बेचती है। इसके कुछ उदाहरण हैं इंडिया, alibaba.com, amazon, business.in, ये कुछ वेबसाइटें हैं। तीसरा इसका प्रकार होता है उपभोक्ता से व्यापार, यानी कस्टमर टू बिजनेस। इसमें कस्टमर होता है वो कंपनी को अपना माल बेचता है। C2B यानी कस्टमर होता है वो कंपनी को अपना माल बेचता है। जैसे कंपनी को कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही इस स्थिति में उपभोक्ता अपने सामान की ऑनलाइन बोली लगाता है। यानी उपभोक्ता यानी कस्टमर अपने सामान की बोली लगाता है, अर्थात अपने सामान को ऑनलाइन पोस्ट करता है और उस सामान को किसी कंपनी के द्वारा खरीद लिया जाता है। यानी इस तरीके की वेबसाइट है। इसमें जो कस्टमर होता है वो अपना प्रोडक्ट होता है वो पोस्ट करता है और कंपनी अगर वो प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो उसको खरीद लेती है। इसके उदाहरण हैं ये जो दी फ्री मोंटे कैलकुलेटर.com, ठीक है। ये इसका उदाहरण है दी फ्री मोटागी कैलकुलेटर.com, ठीक है।
इसके बाद में है उपभोक्ता से उपभोक्ता, यानी कस्टमर टू कस्टमर। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं होता, बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं होता। इसमें एक कस्टमर होता है, वो दूसरे कस्टमर को माल बेचता है। इसमें उपभोक्ता के द्वारा ऑनलाइन किसी अन्य उपभोक्ता को अपना सामान है वो बेचा जाता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो eBay.in है, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये थे ई कॉमर्स के प्रकार। इसमें से प्रश्न आते हैं, बड़ी मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिपीट करके दोबारा समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइटों के बारे में। देखिए, ऑनलाइन वेबसाइट की शॉपिंग भी, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं। वर्तमान लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनको बहुत थोड़ा समय मिलता है, इसलिए वे लेन देन ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। यानी व्यक्तियों को शॉपिंग करने का समय नहीं होता, इसलिए वो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं। तो चलिए हम कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बताते हैं जहाँ से हम लेन देन ऑनलाइन और आसानी से कर सकते हैं। ये वेबसाइट काफ़ी लोकप्रिय है, यानी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करने की लोकप्रिय वेबसाइटों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले फ्लिपकार्ट.com। इसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन, मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, फिल्म, गीत, टीवी, कपड़े इत्यादि खरीद सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन उपलब्ध होती है। इस वेबसाइट का लिंक क्या होता है? फ्लिपकार्ट.com। यानी इस वेबसाइट से हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद में है अमेज़न। ई कॉमर्स बाज़ार में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, यानी ऑनलाइन खरीदने और बेचने की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न को माना जाता है। यह भारतीय रूप से कार्य कर रही है। यहाँ पर भी आप फ्लिपकार्ट की तरह बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। इस पर भी हम काफ़ी सारे सामान है वो खरीद सकते हैं, और इसका लिंक क्या है? amazon.com है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्नैपडील.com। स्नैपडील पर सब कुछ उपलब्ध है। स्थानीय दैनिक, रेस्तरां और यात्रा से लेकर ऑनलाइन उत्पाद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी ये भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है। इसमें भी यानी दैनिक जीवन में जो काम आने वाली चीज़ें वो उनसे लेकर बहुत बड़े चीज़ें भी मिल जाती है। इसमें खाने के लिए भी बुक कर सकते हैं, रेस्तरां, यात्रा के लिए टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सुविधाएं देता है अपने को स्नैपडील.com। इसके बाद में पेटीएम है, पेटीएम.com। पेटीएम की शुरुआत तो वैसे मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान आदि के तौर पर हुई, परंतु वर्तमान वेबसाइट को सब कुछ बेच रहा है। यानी पेटीएम की शुरुआत तो सबसे पहले किस में हुई थी? केवल मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या बिल भुगतान करने के लिए शुरू किया गया था इसको, लेकिन वर्तमान में ये सामान भी खरीद और बेच कर रही है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी बन गई है पेटीएम.com। Jabong.com। ये एक फैशन एंड लाइफस्टाइल स्टोर है जो अपने सभी उत्पादों पर भारी छूट प्रदान करता है। इस पर भी बहुत सारा सामान आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यानी ये ज़्यादातर फैशन से और लाइफस्टाइल से संबंधित चीज़ें इस पर मिलती है, और ये उत्पादों पर भारी छूट देता है। ठीक है, और लगभग इस पर सारा सामान मिल जाता है फैशन एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड। Jabong.com इसकी साइट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है? यह एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा या एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क या लोगों का मंच है जो आपस में समान रुचि, गतिविधियां, पृष्ठभूमि, वास्तविक जीवन को साझा करते हैं। इसमें बहुत सारी वेबसाइटें हैं। देखो, सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, यानी सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ाव होता है। एक जैसी रुचि रखने वालों को आपस में जोड़ने वाली जो साइटें होती है उसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसपे कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है और उस पर कोई दूसरे व्यक्ति अपने टिप्पणियां कर सकते हैं। तो इस तरीके की साइटें सोशल नेटवर्किंग साइटें होती है। और ये जो साइटें हैं मुख्य रूप से दो हैं, फेसबुक और ट्विटर। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं, जैसे orkut.com है, हेलो है, काफ़ी सारी वेबसाइटें मार्केट में आई हुई है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेसबुक और फिर 2 नंबर पे ट्विटर है। फेसबुक के बारे में पढ़ते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपके परिवार और दोस्तों से आसान तरीके से संपर्क रखने में मदद करता है। यह मूलभूत कॉलेज छात्रों के लिए बनाया गया था। यानी ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अपने परिवार और दोस्तों से आपस में संपर्क रखने में मदद करता है। वैसे मूलभूत रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए बनाया गया था। सन 2004 में इसकी स्थापना मार्क
जुकरबर्ग ने के द्वारा की गई थी। आज फेसबुक सबसे बड़ी नेटवर्किंग साइट है जिसे दुनिया भर में 1 बिलियन उपयोग करता है। 1 मिलियन है, ये बिलियन नहीं है, 1 मिलियन उपयोग करता है। यानी फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाई थी और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई कि आज दुनिया भर में इसके 1 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, यूजर हैं। बहुत बड़ी नेटवर्किंग साइट हो गई ये, ठीक है। ये सबसे पहले जो बनाई गई थी वो कॉलेज के छात्रों के लिए बनाई गई थी। कॉलेज के छात्रों का मतलब होता है जैसे अभी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ समय के बाद में कई सारे कॉलेज के मित्र एक दूसरे से कांटेक्ट टूट जाता है, वो एक दूसरे जगह चले जाते हैं और फिर वो अपने फेसबुक पे साइट अपने आईडी बनाते हैं, तो उसमें डालना होता है कॉलेज का नाम। तो जिसका एक जैसा कॉलेज होगा उनको आपस में मिला देता है, यानी एक दूसरे के पास उसकी आईडी का लिंक है वो भेज देता है। तो ये कॉलेज के छात्रों के लिए बनाया गया था वैसे, लेकिन आजकल ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे है twitter.com। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जो यूज़र को 140 कैरेक्टर के छोटे संदेश भेजने में पढ़ने की सुविधा देता है। यानी ये भी एक फेसबुक की तरह ही सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, लेकिन इस पे हम जो मैसेज है, जो पोस्ट है, वो केवल 140 कैरेक्टर के ही 40 कैरेक्टर की पोस्ट ही अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी 140 कैरेक्टर के संदेश ही भेज सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसमें जो हम पोस्ट करते हैं उसको ट्वीट बोला जाता है, ट्वीट्स। ट्विटर मार्च 2006 में बनाया गया था, इसको जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। यानी मार्च 2006 में बना था और जुलाई 2006 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसके निर्माता कौन थे? जैक डॉर्सी, इवन विलियम्स, बिज स्टोन एंड नोह ग्लास, ये चारों ने मिलकर इसको साइट को बनाया था। ट्वीट करते समय आप किसी नए व्यक्ति को ट्वीट का यूज करता है उसे अपने ट्वीट में मेंशन कर सकते हो। इसके लिए आपको उसके यूजर नेम से पहले @ सिंबल का उपयोग करना होगा। जब कोई दूसरा आपके ट्वीट को खुद के फॉलोअर्स को दिखाना चाहते हैं तो उसको रीट्वीट कहते हैं। देखो, अगर हम पोस्ट करते हैं और किसी को जैसे फेसबुक पे टैग करते हैं, वैसे इसमें दूसरे को ट्वीट मेंशन करते हैं तो उसके नाम के आगे @ लगाया जाता है। और अगर हम जैसे फेसबुक पे शेयर करते हैं, वैसे इसमें अगर किसी ट्वीट को हम अपने फॉलोअर्स को दिखाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं रीट्वीट, शॉर्ट में RT या रीट्वीट। तो ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट थी मुख्य। अब हम कुछ और पढ़ते हैं। ओपन रिसोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होता है? यह हमें ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज प्रदान करता है। यानी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा किसके अंदर डालते हैं? कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर डालते हैं। हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए या अपने कंप्यूटर चेंज करने की आवश्यकता हो जाए तो उसमें से सारा डाटा वापस अपने कॉपी करना होता है। तो इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज नाम का एक सुविधा दी गई काफ़ी साइटों द्वारा। इससे हम अपने जो डाटा हैं उनको ऑनलाइन इन साइटों पे डाल सकते हैं और बाद में जब अपने को कभी आवश्यकता हो तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपने एक आईडी होती है, कोई दूसरा व्यक्ति अपने डाटा को नहीं देख सकता इसमें, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज क्या काम करता है? हमें ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज प्रदान करता है, यानी ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए अपने को मेमोरी प्रदान करता है। कौन? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो हम ऑनलाइन डाटा स्टोर करते हैं उनको हम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो तो उसी कंप्यूटर के अंदर मिल सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई डाटा क्लाउड बेस्ड स्टोरेज यानी ऑनलाइन स्टोर कर दिया तो उसको हम किसी भी कंप्यूटर में जाकर अपने आईडी ओपन करके उसमें से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके दो मुख्य उदाहरण हैं, गूगल ड्राइव या इसको वन ड्राइव बोल देते हैं, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। गूगल ड्राइव या वन ड्राइव ये क्या है? गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव और वन ड्राइव दो तरीके होते हैं इसके। जो गूगल ड्राइव होता है वो तो गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है और वन ड्राइव होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यानी क्लाउड स्टोरेज के मुख्य रूप से दो उदाहरण हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक गूगल ड्राइव, एक वन ड्राइव। जो गूगल ड्राइव है वो तो किसका है? गूगल वालों का है, और जो वन ड्राइव है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ ऑफिस टूल का पूरा सेट जुड़ा होता है। आप एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन बिल्डर सहित इस सेवा के साथ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपके पास पहले से गूगल खाता है तो आपको आसानी से गूगल ड्राइव तक पहुंच सकते हैं। देखो, गूगल में ऑनलाइन डाटा स्टोरेज तो करते करते हैं, इसके साथ में अपने को ऑफिस टूल भी उपलब्ध कराता है, यानी MS ऑफिस है वो भी ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। माना कि हम किसी वर्ड की फाइल अपने गूगल ड्राइव पे डाल दी और किसी ऐसे कंप्यूटर में अपने डाटा ओपन करने की आवश्यकता होगी जिसमें MS वर्ड ऑफिस नहीं है, तो भी अपने फाइल वो ओपन कर देता है, क्योंकि गूगल ड्राइव खुद अपने को एक ऑफिस टूल उपलब्ध कराता है। गूगल ड्राइव जो है ऑनलाइन अपने को MS वर्ड के अंदर ओपन कर देगा, चाहे उस कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल हो या ना हो। ठीक है, चाहे वो वर्ड प्रोसेस यानी MS वर्ड की हो, चाहे स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल की हो, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट की हो, किसी की फाइल हो, उन सबको ये ओपन कर देता है। अगर अपने पास गूगल में पहले से खाता है यानी जीमेल अकाउंट है तो अपने को गूगल ड्राइव तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अलग से अपने को ID बनाने की आवश्यकता नहीं होती। गूगल ड्राइव का जो URL होता है, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, वो ये है https://drive.google.com। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये क्या है? यह भी ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया है, यानी इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसका उपयोग विंडो 8 और विंडो 10 में आप देख सकते हो, यानी इसको विंडो 8 और विंडो 10 में इनबिल्ट रूप से मिलता है ये अपने को माइक्रोसॉफ्ट, यानी इन दोनों में अपने को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना होता है और उसी के अंदर अपने को वन ड्राइव की भी सुविधा देता है इन दो विंडो के अंदर। तो हम वन ड्राइव के अंदर अलग से अपने को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट हम इसमें से वन ड्राइव के अंदर अपने डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में अपनी ID बनाते हुए। अब हम डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल भुगतान क्या है? यानी डिजिटल रूप से भुगतान करना किसी भी चीज़ का। प्लेटफॉर्म किसके माध्यम से करते हैं डिजिटल भुगतान? यानी हम किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको पैसे देते हैं अपने पर्स में से निकाल कर, ठीक है, वो ऑफलाइन भुगतान हो गया। और डिजिटल भुगतान हो गया अपने मोबाइल से, नेट बैंकिंग से या किसी मोबाइल वॉलेट से, जैसे पेटीएम वगैरह से करते हैं, तो वो हो गया डिजिटल भुगतान। तो हम डिजिटल भुगतान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? यह इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। यानी इंटरनेट बैंकिंग को हम इतने नाम बोलते हैं: इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। ये एक पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से अलग है, यानी जो अपना पुराना बैंक का सिस्टम है, बैंक में जाओ फिर काम करो, पैसे निकलवाने तो बैंक में जाओ, जमा कराने तो बैंक में जाओ, ट्रांसफ़र करने तो बैंक में जाओ, उससे पारंपरिक बैंक से ये अलग सिस्टम है, जहां ग्राहक को अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए बैंक शाखा में जाते हैं। यानी जो पारंपरिक होता है उसमें बैंक शाखा में जाना होता है, इसमें सामान्यतः उपयोगकर्ता ID, यूजरनेम, पासवर्ड और ग्राहक स्थापन के लिए अन्य क्रेडेंशियल शामिल होते हैं। आज एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करने के अलावा ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा OTP यानी वन टाइम पासवर्ड किराए के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया एक पासवर्ड होता है, OTP जो होता है, का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वित्तीय संस्थान ग्राहकों द्वारा ट्रांजैक्शन से संबंधित मैसेज ईमेल ग्राहक को भेजते हैं। देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? ये एक बैंक द्वारा अपने को सुविधा दी जाती है जिससे हम ऑनलाइन डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पारंपरिक बैंक से अलग है, यानी पारंपरिक बैंक में तो हमें सभी कामों के लिए, चाहे चेक बुक इशू कराना हो, चाहे अपने को जमा कराना हो, चाहे ट्रांसफ़र करना हो, सब कामों के लिए बैंक जाना पड़ता था। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग हो तो हम बहुत सारे काम बैंक के हैं वो घर बैठे कर सकते हैं। इसको और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें एक OTP की सुविधा भी दी गई है। यानी ऑनलाइन बैंकिंग में एक ग्राहक का मोबाइल नंबर होता है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, वो OTP उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आता है। जब भी हम कोई ट्रांसफ़र या जो भी हम कोई इसमें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से बैंक से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक OTP मांगा जाता है हर बार। तो वो OTP अपने जो रजिस्टर मोबाइल है उसी पे आता है और उसी के माध्यम से उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि अपना जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाती है, ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें से अपने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन बैंक से रिलेटेड काम करना। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब ऑनलाइन बैंक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं, यानी ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अपने को सेवाएं क्या क्या मिलती हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं। पहला है, आज वर्तमान में बैंक सेवाएं हमें प्रदान कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं निम्न हैं, यानी बैंक है वो अपने को बहुत सारी सुविधाएं देता है। उसमें से कुछ सुविधाएं मुख्य है। पहला सुविधा क्या है? आधार प्रमाणीकरण के जरिए बैंक खाता खोलना। आजकल बैंक खाता खोलना बिल्कुल आसान हो गया है। जो अपना आधार कार्ड है उसका प्रमाणीकरण देते हुए हम आसानी से बैंक खाता को खोल सकते हैं। अपने खाते की शेष राशि स्टेटमेंट की जांच करना, यानी आसानी से हम घर बैठे अपने खाते में कितनी राशि शेष है और उसकी स्टेटमेंट क्या है वो जान सकते हैं। अपने खाते में से किसी अन्य खाते में धन स्थानांतरित कर सकते हैं। अपने खाते से किसी दूसरे में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट या अन्य निवेश करना वो भी कर सकते हैं, यानी अपने खाते के अंदर अपन जमा भी करवा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यूटिलिटी बिल, टेलीफोन, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल इत्यादि का भुगतान कर सकते हैं, यानी बिलों का भुगतान भी हम कर सकते हैं बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से। चेक बुक के लिए अनुरोध कर सकते हैं, चेक का भुगतान रोक सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं अपने को ऑनलाइन मिलती है। डेबिट कार्ड की पिन जनरेट करने के लिए अनुरोध, यानी डेबिट कार्ड जो नया आता है तो उसके लिए पिन भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं अपने को ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में अपने को बैंक देता है। ऑनलाइन के रूप में बैंक की सारी सुविधाएं अपने को देता है। अब हम ऑनलाइन डिजिटल भुगतान की पद्धतियां और प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे। ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान की पद्धतियां और प्लेटफॉर्म। एक डिजिटल भुगतान प्रणाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान करती है। डिजिटल भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और कई अन्य भुगतान मोड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। भारत में बहुत सारे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म हैं, यानी ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, डिजिटल रूप से भुगतान करने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड से हम कर सकते हैं ऑनलाइन भुगतान, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे भुगतान करने के मोड है, यानी साधन हैं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से भुगतान। क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड है। यह इलेक्ट्रॉनिक पैसे का सबसे आसान रूप है जो उपलब्ध है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करना बहुत ही आसान होता है, यानी अपने को एक बैंक से क्रेडिट कार्ड मिलता है, उस क्रेडिट कार्ड पे नंबर होते हैं। उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम अपने जो भी ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। किससे? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है। डेबिट कार्ड को बैंक कार्ड या चेक कार्ड भी कह सकते हैं। ये एक प्लास्टिक का भुगतान कार्ड होता है। इसका इस्तेमाल खरीदारी करते समय, यानी इसका उपयोग अपने को खरीदारी करते समय किया जाता है। जब हम ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इसका तो बैंक में ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए या कई अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ होता है वो ऑनलाइन खरीदने या बेचने के लिए ही किया जाता है। डेबिट कार्ड का ये क्रेडिट कार्ड के समान ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रुपए कार्ड। रुपए कार्ड क्या है? रुपए और पेमेंट का एक संयोजन है। रुपए क्या है? रुपए और पेमेंट का एक संयोजन है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। यानी ये रुपए कार्ड है, ये भारत में ही बनाया गया है और ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह ये कार्ड होता है, बनाया और लॉन्च किया गया है। यह डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है, यानी जो डेबिट कार्ड है ये इंडिया नहीं है, भारतीय नहीं है। तो डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है, वो रुपए कार्ड है। यह देश में भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है, यानी जितनी भुगतान प्रणाली है उन सब का एकीकरण रुपए के अंदर किया जाता है। कहने का मतलब होता है हम काफ़ी सारी चीज़ों से भुगतान करते हैं, जैसे पेटीएम से है या पोस मशीन से है, ATM से है, फ़ोनपे से है। तो इन सबको एकीकरण यानी एक रुपए के माध्यम से भी हम रुपए कार्ड के माध्यम से भी सब काम कर सकते हैं और रुपए कार्ड को हर जगह हर चीज़ में हम यूज कर सकते हैं। रुपए कार्ड से भुगतान करने के तरीके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के समान ही होते हैं। यानी रुपए कार्ड से हम किस तरीके से भुगतान कर सकते हैं? डेबिट और क्रेडिट कार्ड के तरीके से ही भुगतान कर सकते हैं। यानी रुपए कार्ड है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, बस इतना अंतर है कि भारत में बना हुआ है।
नेट बैंकिंग से भुगतान। नेट बैंकिंग से भुगतान हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे ही और पढ़ लेते हैं। नेट बैंकिंग भुगतान आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करता है, यानी जब अपने बैंक से जो इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं उसी का यूज़ इसमें किया जाता है नेट बैंकिंग भुगतान करने के लिए। भारत में सबसे लोकप्रिय भुगतान विधियों में से एक है, यानी नेट बैंकिंग है वो सबसे लोकप्रिय भुगतान करने की सुविधा है। यह डेबिट कार्ड की तरह ही काम करता है। या हम डेबिट कार्ड के नंबर और नेम डालते हैं, वहाँ हमें अपने इंटरनेट के बैंकिंग खाते को लॉगिन करना होता है। यानी इसका जो भुगतान माध्यम है वो भी अपने डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन डेबिट कार्ड में तो क्या होता है, अपने को डेबिट कार्ड का नंबर और अपना नाम वगैरह डालने होते हैं, फिर OTP वगैरह आता है। लेकिन इसमें अपने को क्या होता है, एक ID दी जाती है बैंक के द्वारा, वो इसके अंदर लगा के लॉगिन करना पड़ता है, फिर अपने जो खरीदारी या कोई भुगतान करना है वो हम कर सकते हैं। इससे भी खरीदारी करने के तुरंत बाद धनराशि हमारे बैंक खाते से काट ली जाती है, यानी इससे भी हम तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई खरीदारी करते हैं ऑनलाइन तो पैसे। आगे है पॉइंट ऑफ सेल यानी POS। ये जो आपको चित्र में मशीन दिख रही है ये होती है पॉइंट ऑफ सेल, यानी ये आजकल हर दुकान या बाज़ार में उपलब्ध होती है। ठीक है, जो ऑनलाइन भुगतान करना चाहता है वो इसके माध्यम से कर सकता है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खुदरा स्थानों पर कार्ड भुगतान प्रक्रिया में किया जाता है। यानी मान लिया आपके पास पैसे बटुए में नहीं है भौतिक रूप से, और आपकी ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, और तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो हम POS मशीन जो है इसमें अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए भुगतान आसानी से कर सकते हैं। एक POS टर्मिनल आमतौर पर सभी तरह के क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान की सुविधा देता है। इसे आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों कार्डों के माध्यम से इस मशीन से हम है वो भुगतान कर सकते हैं। मोबाइल भुगतान प्रणाली क्या है? यानी मोबाइल भुगतान प्रणाली नाम से पता चला मोबाइल से भुगतान करना। मोबाइल भुगतान आमतौर पर मोबाइल डिवाइस या उसके द्वारा किए जाने भुगतान सेवाओं से संबंधित है। ऐसे कई मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, यानी बहुत सारी ऐसी सुविधा है जिसमें हम मोबाइल से भुगतान करते हैं, जैसे डिजिटल या मोबाइल वॉलेट। यानी मोबाइल वॉलेट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार रूप से। UPI यानी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ये भी एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम भुगतान कर सकते हैं। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसे भी हम भुगतान कर सकते हैं। USSD, ठीक है, इसमें जो होता है USSD में इसमें अपने को एंड्रॉयड मोबाइल होने की आवश्यकता नहीं होती, कीपैड मोबाइल से भी हम कर सकते हैं। इसमें एक UPI ID बनानी होती है और फिर हम अपने स्टेटमेंट देख सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। AEPS ये भी एक भुगतान की विधि है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM ये भी एक भुगतान की विधि है। आगे है मोबाइल या डिजिटल वॉलेट। मोबाइल या डिजिटल वॉलेट कौन सा होता है? जो अपने मोबाइल में जो अपने मोबाइल के माध्यम से अपन पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं मोबाइल वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट क्या होता है? देखिए, अपना एक वॉलेट होता है, अपने जेब में होता है, जिससे हम भुगतान करते हैं। अपने सिंपल भाषा में बटुआ बोलते हैं जिसको, बटुए, ठीक है, बटुआ बोलते हैं जिसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, बटुआ। उसी तरीके से मोबाइल के माध्यम से अपन भुगतान कर सकते हैं। तो मोबाइल के अंदर जो भुगतान करने की एप्लीकेशन होती है उनको बोला जाता है मोबाइल वॉलेट। यह एक भौतिक वॉलेट यानी बटुए का डिजिटल समतुल्य है, यानी अपने जो भौतिक बटुआ होता है उसी के समान है, जिसमें हम पैसे रख सकते हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी इसके अंदर भी हम पैसे रख सकते हैं मोबाइल वॉलेट में। ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भुगतान करने का, जो उपयोगकर्ताओं को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसा रखने की सुविधा देता है। यानी जैसे हम बैंक अकाउंट में पैसे रख सकते हैं वैसे अपने मोबाइल वॉलेट के अंदर भी पैसे रख सकते हैं, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, और कई ऐसे मोबाइल वॉलेट हैं जो डायरेक्ट बैंक खाते से भी जुड़े होते हैं, जिसमें अपने को अलग से पेमेंट रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस खाते का उपयोग करने के लिए आपको खाता बनाना आवश्यक होता है, यानी एक ID बनानी पड़ेगी। जैसे जो पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या फ़ोनपे यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ID बनाने की अपनी आवश्यकता होगी।
इस मोबाइल वॉलेट खाते में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से आप पैसे जमा कर सकते हैं। यानी इस मोबाइल वॉलेट के अंदर अपने को पैसे डालने की आवश्यकता होगी, तभी तो मोबाइल वॉलेट से किसी दूसरे को भुगतान कर पाएंगे। तो इसमें हम जो पैसे हम किसके माध्यम से डाल सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डाल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नेट बैंकिंग वगैरह के माध्यम से डाल सकते हैं। ठीक है। नकदी भी हम जमा करा सकते हैं। कई ऐसे मोबाइल वॉलेट भी हैं जिसमें हम किसी शॉप वगैरह में जाकर नकदी भी हम जमा कर सकते हैं, जैसे एयरटेल मनी वगैरह है। बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच मुख्य अंतर यह है, यानी बैंक खाते के माध्यम से अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, मोबाइल वॉलेट से करें, दोनों में अंतर क्या है। बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट में ट्रांजैक्शन पर कितनी भी राशि हो कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। अगर हम बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं डायरेक्ट, तो उसमें अपने को चार्ज लगता है, एक निश्चित राशि के बाद में चार्ज लगता है। लेकिन मोबाइल वॉलेट के अंदर चार्ज कोई शुल्क नहीं लगता ट्रांसफ़र करने का, चाहे अपने को कितनी ही अमाउंट हो। इसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण और पिन दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर हम ऑनलाइन भुगतान करते हैं ऑनलाइन बैंक से, तो उसमें अपने को अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इनकी पूरी जानकारी देने की आवश्यकता होती है, पिन वगैरह लगाने पड़ते हैं। लेकिन मोबाइल वॉलेट में समय की काफ़ी बचत होती है, कुछ हिस्से के समय के अंदर भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी अनावश्यक जानकारियाँ देने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें केवल जिसको पेमेंट करना है उसका मोबाइल नंबर डालना होता है और पेमेंट हो जाता है। यह आसान और सुविधाजनक है, क्योंकि उपयोगकर्ता को सिर्फ खाते में साइन इन कर भुगतान करना होता है, यानी अपने खाते के अंदर साइन इन किया और भुगतान किया। भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध है, कुछ बैंकों द्वारा, कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए गए हैं। यानी इंडिया के अंदर बहुत सारे मोबाइल वॉलेट है जो कुछ तो बैंकों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां वो चला रही है। जैसे उदाहरण के लिए पेटीएम, SBI बड़ी, ये मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। यानी मोबाइल के अंदर जो अपना बटुआ मान सकते हैं वो। फ्री चार्ज, मोबीक्विक, फ़ोनपे, ऑक्सीजन, माई रुपी, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन एम-पेसा, एक्सिस बैंक लाइन, ICC पॉकेट्स, स्पीड पे आदि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। ठीक है। तो मोबाइल वॉलेट का मतलब होता है मोबाइल से पेमेंट करना। ठीक है। तो आज की इस थ्योरी की वीडियो में इतना ही। आशा आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।